हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो संसद, पार्लियामेंट। हमने देख लिया है ना, हमने राष्ट्रपति की सारी शक्तियां, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद के बारे में समझ लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संसद, पार्लियामेंट। संसद क्या होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, संसद के अंग कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में हम सब चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि संसद क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है। तो जो संसद है, इस संविधान में हमारे आर्टिकल 79 से लेके आर्टिकल 122 में इसके बारे में बताया गया है, संसद के बारे में। तो जो संसद का अंग होते हैं ना, संसद के मुख्यतः 3 अंग हैं। इसके बारे में चर्चा संविधान में आर्टिकल 79 में की गई है। संसद के अंग के बारे में चर्चा आर्टिकल 79 में की गई है। तो चलिए देखते हैं कि इसके अंग कौन कौन से हैं। तो इसका जो पहला अंग है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ रखा है। दूसरा जो है राज्यसभा है। तीसरा हमारा लोकसभा है। तो इसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है, इसका नाम संविधान में राज्यसभा या लोकसभा नहीं लिखा गया था। इसका नाम क्या लिखा गया था संविधान में हमारे? काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल, है ना। राज्यसभा को लिखा गया था काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोकसभा को लिखा गया था हाउस ऑफ पीपल। वैसे अभी भी इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट ही है, लेकिन 1954 के बाद इस नाम को हमने एडॉप्ट किया है। राज्यसभा और लोकसभा को हमने एडॉप्ट किया है 1954 में, ठीक है। उसके पहले हम क्या जानते थे? काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल। अब एक बात यहां पे ध्यान रखने वाली है, प्री में पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रपति है ना, ये संसद का अंग है और या संसद का सदस्य भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति केवल अंग होता है, इस संसद का सदस्य नहीं होता है। संसद का सदस्य नहीं है। तो हमने देखा कि राष्ट्रपति क्या है? केवल संसद का एक अंग होता है। और जो राज्यसभा है और लोकसभा है, इस संसद के 2 सदन होते हैं, है ना। ये क्या है? 2 सदन है। संसद के 2 सदन होते हैं, है ना। 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा होता है। अब बात आती है काउंसिल ऑफ स्टेट जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं उच्च सदन, है ना। राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च सदन और लोकसभा को हम लोग कहते हैं निम्न सदन। नाम से ही पता चल रहा है, हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा है, ये लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, और जो राज्यसभा है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अब बात आती है जो ये उच्च सदन है और निम्न सदन है, इसका क्या मतलब है कि निचला या ऊंच नीच का भाव। यहाँ पे ऊंच नीच का भाव नहीं बता रही है। ये निम्न सदन का मतलब है कि जो लोकसभा में जो सदस्य चुन के आते हैं वो छोटे छोटे जगहों से, दूर दराज से आते हैं ना, निचले शहरों से आते हैं, इसलिए इसका नाम निम्न सदन रखा गया है। और राज्यसभा ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इसे उच्च सदन कहा गया है ना। लोकसभा क्या करती है कि लोगों का प्रतिनिधित्व करती है ना, छोटे छोटे लोगों का, या जहां से बहुत सारे हमारे लोकसभा की, जितने हम बताएं आपको 543 सीटें हमारे यहाँ पे लोकसभा की, है ना। 543 सीटें हैं लोकसभा की। और राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 245 सीटें होती हैं। तो लोकसभा जो 543 सीटें हैं, उस पे जो सदस्य हैं वो दूर दूर से आते हैं, है ना, कि दूर दूर राज्य से, छोटे छोटे शहरों से आते हैं। तो क्या करते हैं, वो गांव के समस्याओं को या लोगों की क्या समस्याएं हैं उससे वो लोग जुड़े होते हैं, है ना। इसे लोकप्रिय सभा भी कहा जाता है। ये लोकप्रिय भी होता है, क्यों होता है? क्योंकि इसमें छोटे छोटे लोग या निम्न जाति के लोग भी इससे जुड़े हुए होते हैं। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा का क्या वर्क होता है? ये राष्ट्रीय हित की व्याख्या करता है। राज्यसभा राष्ट्रीय हित की व्याख्या करता है और ये देखता है कि कहीं जो लोकसभा में कोई कानून पारित हो रहा है, जैसे कोई भी एक सदस्य है, उसके क्षेत्र में कोई समस्या आ गई है, वो समस्या लेके लोकसभा में आता है, उसे पारित कराना चाहता है कोई कानून, उससे क्या होता है कि राष्ट्रीय हित की व्याख्या गलत की जा रही हो, है ना। तो राज्यसभा इस चीज को देखता है, जब लोकसभा से भेजा जाता है राज्यसभा के पास पारित करने के लिए, तो राज्यसभा यही चेक करती है
कहीं ये राष्ट्रीय हित में ये है कि नहीं है, ये सुनिश्चित करता है ना। राष्ट्रीय हित की व्याख्या करना ये सुनिश्चित करता है, तो राज्यसभा का वर्ग है। अब बात आती है कि जो पहले से लोकसभा थी हमारे पास, है ना, जब हमारे पास पहले से लोकसभा है तो राज्यसभा लाने की हमको क्या जरूरत पड़ गई, है ना। जब हम लोकसभा से कार्य कर सकते थे तो राज्यसभा की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी है, कि राज्यसभा का औचित्य क्यों है ना, इसका कार्य क्या है, चलिए देखते हैं। हम देखेंगे राज्यसभा का औचित्य। राज्यसभा का औचित्य, ठीक है। तो राज्यसभा का औचित्य कार्य जैसे हमने बताया कि लोकसभा क्या करती है ना, लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं, 543 सदस्य होते हैं। वो छोटे छोटे शहरों से आए रहते हैं, उनकी जो समस्या होती है लोगों की, वो समस्या लेके आते हैं लोकसभा में, है ना, उसे पारित करवाने की कोशिश करते हैं कि लोगों की मदद हो जाए। तो कभी कभी क्या होता है, लोकसभा में जल्दबाजी से निर्णय हो जाता है ना, जल्दबाजी से निर्णय हो जाता है। तो राज्यसभा क्या करता है, जो पहला देख लेते हैं, जो लोकसभा की जल्दबाजी की शीघ्रता पर नियंत्रण रखता है। अब लोकसभा की शीघ्रता पर नियंत्रण रखने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जब लोकसभा में जो सदस्य है ना, लोकसभा में सदस्य दूर दूर से चुन के आते हैं, तो जब वो कोई भी कानून पारित करते हैं ना, कि वो ये नहीं देखते हैं जल्दबाजी में नहीं देखते हैं कि इसमें राष्ट्र का हित है कि अनहित है ना, उसको कौन देखता है, वो राज्यसभा देखती है। अब दूसरी बात क्या होती है, ये राष्ट्रीय हित की व्याख्या करता है। तो हमने बहुत जगह देखा है हमारे संविधान में कि राष्ट्रीय का हित देखने के लिए किसकी जिम्मेदारी है, राज्यसभा को दी गई है, सीधे सीधे राज्यसभा को दी गई है ना, कि राष्ट्रीय हित की व्याख्या कौन करेगा, राज्यसभा ही करेगा। किस प्रकार से करता है, अगर मान लीजिए लोकसभा में कोई भी कानून पारित हो रहा है ना, वहां पे सहमत बन चुकी है, उसके बाद कहां भेजा जाता है, उसे भेजा जाता है राज्यसभा में, है ना, वहां पे पारित करने के लिए। तो राज्यसभा सबसे पहले क्या चेक करती है कि राष्ट्रीय हित की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो राज्यसभा का ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हो जाता है कि उसको चेक करना कि ये राष्ट्रीय हित की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब तीसरा देख लेते हैं क्या है औचित्य इसका। तीसरा है संसद में समावेश। संसद में समावेश क्या होता है, जैसे हमारे क्या है, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्यों को, है ना, 12 सदस्यों को अलग से ऐड कर सकते हैं, क्या देखते हुए कि वो किसी भी फील्ड में माहिर है ना, विशेषज्ञ है, राजनीति में है ना, लोगों में पकड़ है उसकी, या विज्ञान का नॉलेज है, तो उस 12 लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है, संसद में उसको समावेश करता है, राज्यसभा में समावेश करता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से होते हैं, फिर भी वो हमारे राज्यसभा या लोकसभा में होते हैं। तो राज्यसभा का जो फर्ज है, क्या फर्ज होता है कि वो संसद में अच्छे लोगों को समावेश करे जो हो विशेषज्ञ हों। यहां पे आप लिख सकते हैं जो समावेश होता है किसका होता है, विशेषज्ञ का होता है, विशेषज्ञ, ठीक है। संसद में जो समावेश हो वो विशेषज्ञ का हो, ये हो गया। अब चौथा क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जैसे आपको पता है संघीय प्रणाली अपनाई गई है ना। संघीय प्रणाली का मतलब क्या होता है, संघीय प्रणाली का मतलब होता है कि केंद्र में अलग सरकार होती है और राज्यों में अलग अलग सरकारें होती हैं, है ना। जैसे केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री हो गए और अलग अलग राज्यों के हमारे
प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं, उसमें मंत्री होते हैं, है ना, विधायक होते हैं। तो ये सब चीजें किसमें होती हैं? इस संघीय प्रणाली में है। जैसे हमारे ब्रिटेन में संघीय प्रणाली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे केवल एक प्रधानमंत्री होता है। तो अपने इंडिया में संघीय प्रणाली अपनाई गई है। अब राज्यसभा के औचित्य एक हो सकता है कि क्या हो सकता है कि संघीय प्रणाली की प्रभावशीलता हेतु, संघीय प्रणाली की प्रभावशीलता हेतु। अब संघीय प्रणाली की प्रभावशीलता हेतु इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि राज्यसभा की अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं, है ना। राज्य का देख रेख के लिए वहां पे मुख्यमंत्री बनाई गई है, वहां पे मंत्री बनाए गए हैं। तो उनका औचित्य कौन करता है? उनका राज्यसभा करता है। जैसे हमने बताया था अभी, है ना, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल होता है, लोगों का घर होता है, और राज्यसभा क्या होता है? काउंसिल ऑफ स्टेट होता है ना, और राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यही इसका मतलब है संघीय प्रणाली की प्रभावशीलता हेतु, कि राज्यों के हित को सुनिश्चित करता है। आप इसको सिंपल देख सकते हैं कि राज्यों के हित को सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये राज्यों के हित को सुनिश्चित करता है। तो राज्यसभा के इतने औचित्य हैं, ठीक है, कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि लोकसभा के होते हुए राज्यसभा को क्यों लाया गया था, है ना, लोक राज्यसभा को संसद का अंग क्यों बनाया गया था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात आती है कि इसके प्रभाव क्या होंगे। राज्यसभा के जो इतने सारे इसके औचित्य हैं, इसके प्रभाव क्या होंगे? कोई फायदा हुआ है राज्यसभा लाने का? तो हाँ, इसके बहुत सारे फायदे हुए, बहुत जगह पे इसने प्रभाव इसके हम देख लेते हैं। समय समय पर इसने बेहतर भूमिका प्रभाव समय समय पर बेहतर भूमिका दिखाया है इसने। बेहतर भूमिका निभाई है ना, जो इसका वर्क है उस पे इसने समय समय पर बेहतर भूमिका निभाया है। तो इसका हमने प्रभाव भी देख लिया। अब बताती है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है दुनिया में जिसकी सीमाएं ना हो, है ना, लिमिट्स ना हो, उसमें दोष ना हो। तो चलिए देखते हैं कि राज्यसभा के औचित्य तो हमने देख ली। अब देखते हैं कि राज्यसभा में इसके दोष क्या हैं, सीमाएं क्या हैं। अब हम देखेंगे राज्यसभा की सीमाएं। तो सीमाएं देखते हैं। तो ऐसे राज्यसभा में बहुत सारी सीमाएं हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है राज्यसभा में क्या है? अपराधीकरण। पहली समस्या है अपराधीकरण। अपराधीकरण मीन्स आपको बताया जाए, वर्तमान में 22% आपराधिक छवि के लोग, है ना, वर्तमान में 22% अपराधी छवि, वर्तमान में 22% अपराधी छवि के लोग राज्यसभा में स्थित हैं, वो सदस्य हैं राज्यसभा के, जिसके ऊपर गंभीर अपराध लगे हुए हैं, है ना, हत्या, किडनैपिंग, ऐसे ऐसे अपराध बड़े बड़े लगे हुए हैं। फिर भी क्या है, और राज्यसभा के सदस्य बने हुए। तो एक बहुत बड़ा दोष हो गया कि अपराधीकरण। हम क्या करते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा था औचित्य में, कि संसद में विशेषज्ञ का समावेश होता है ना, लेकिन यहाँ पे अपराधियों का समावेश किया गया है हमारे संसद में। जैसे आप देख रहे हैं कि 22% से आपराधिक छवि, 22% से अधिक लोग जो आपराधिक छवि रखते हैं, तो ये अपराधी के विशेषज्ञ हम कह सकते हैं रखा गया है ना, अभी राज्यसभा में। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे लिए एक सीमा हो गई। अब दूसरा क्या हो गया कि आपने सुना होगा कहीं ना कहीं बैकडोर, है ना, पद्धति। बैकडोर पद्धति क्या होती है? जो लोकसभा में जो सदस्य, लोकसभा में जो सदस्य नहीं जा पाता, उसके
एंट्री करा देना। मैंने सिंपल भाषा में लिख दिया कि लोकसभा में जो सदस्य नहीं जा पाता, मान लीजिए लोकसभा में क्या होता है कि पीपल वहां पे क्या वोट डालते हैं, फिर वो चुने जाते हैं, तब लोकसभा में जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि लोकसभा में हारे हुए जो प्रतिनिधित्व होते हैं ना, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो अगर मान लीजिए हार गए हैं, फिर भी उनका सदन में क्या कर लिया जाता है, उनको राज्यसभा में शामिल कर लिया जाता है ना। ऐसा देखा गया है कि लोकसभा में जो प्रतिनिधि जैसे खड़ा है कहीं विधायकी पद के लिए, वो हार गया है, तो लोकसभा में तो जा नहीं सकता, हार गया है, तो उसका क्या करते हैं, बैकडोर एंट्री करा देते हैं। इसी को बोलते हैं बैकडोर एंट्री करा देना, है ना। उसको राज्यसभा में शामिल कर लेते हैं कि आप संसद में आ जाइए, लोकसभा में नहीं तो राज्यसभा में। ठीक है, ये भी देखा गया है। और क्या होता है, जो ये राज्यसभा है, राज्यसभा सरकार का विरोध करता है ना। अभी कुछ समय से देखा जा रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, राज्यसभा सरकार का विरोध नहीं कर सकती, है ना। राज्यसभा सरकार का विरोध करने वाला सदन नहीं है। सरकार का विरोध करने वाला सदन कौन है, लोकसभा है ना। लोकसभा में जो विपक्ष पार्टी के लोग हैं, वो पुरजोर क्या कर सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं, जो पारित करना चाहे उसका विरोध कर सकते हैं। लेकिन राज्यसभा में इसका विरोध, सरकार का विरोध नहीं किया जाना चाहिए, है ना। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है कि राज्यसभा में सरकार का विरोध करने वाला इस सदन के रूप में प्रकट हो रहा है बहुत ज्यादा, है ना। जो लोकसभा में कोई कानून पारित हो रहा है, तो वहां पे जितना विरोध नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा विरोध राज्यसभा में देखने को मिलता है। जब कोई कानून पारित होता है, तो राज्यसभा में सरकार के खिलाफ क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बहुत सारे कार्य हमारे रुक जाते हैं। जो हमें अच्छे कानून पारित कराने होते हैं, वो पारित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि राज्यसभा सरकार का विरोध करने लगती है ना। तो ये भी एक दोष हो गया। अब जो चौथा दोष है वो इंपॉर्टेंट दोष है ना। इससे सब वाकिफ होंगे, राजनीतिक दोष, है ना। राजनीतिक दोष किस प्रकार से, भ्रष्टाचार हो गया, नैतिकता का पालन, तो राजनीतिक में हमारे भ्रष्टाचार कूट कूट के भरा हुआ है, नैतिकता का पतन हुआ है ना। कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में नहीं सोच रहा है। अगर एक बार चुनाव जीत के वो पहुंच गया लोकसभा या राज्यसभा में पहुंच गया, तो उसको लोगों से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी तिजोरी भर रहा है और लोगों से मतलब नहीं है। एक बार वो पावर में बैठ गया तो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है। ये हो गए राजनीतिक दोष। तो हमने देख लिए, है ना, कि संसद के अंग कौन कौन से होते हैं। राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। और राज्यसभा के औचित्य हमने देखे और इसके प्रभाव देखे और हमने इसकी सीमाएं भी देख ली है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो कल हम इसकी देखेंगे कि किस प्रकार से राज्यसभा का गठन किया जाता है या लोकसभा का गठन किस प्रकार से होता है ना, इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।